तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। और भैया आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर बेटा? धातु और अधातु, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जी आज हम इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर को खल्लास कर देने वाले हैं। तो भैया शुरू से अंतिम तक सही को बने रखना है, ठीक है? तो भैया बिल्कुल घबराना नहीं कि मैम हमको धातु नहीं पता, अधातु नहीं पता, उपधातु नहीं पता, मैम अयस्क नहीं पता, खनिज नहीं पता, और जितनी भट्टियां हैं भैया सबको साफ करने वाला जो है ना, जो मिनरल्स रहते हैं और जो भी गंदगी होती है किस प्रोसेस से करते हैं बेटा, सब कुछ होगा। टेंशन नहीं लेना है, बस कंटिन्यू आपको इस क्लास में बने रहना है। तो भाई सभी लोग कमर वमर कस लो और फटाक से जोश लेवल को अपने कमेंट करके बता दो, फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं बेटा। तो चलो भाई अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। तो हमारा फर्स्ट क्या है भैया? सबसे पहले क्या है आपको समझना है? तत्व। तत्व आप पढ़ते हो ना, तत्व के बारे में जानते हो बेटा जी कि तत्व हमारे टोटल कितने होते हैं? आप लोग को पता होगा। क्या पता है बेटा जी कि टोटल तत्व कितने होते हैं भैया? 118 तत्व हैं जो हमारी आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी आपको पता है ना? आवर्त सारणी में बेटा 118 तत्व होते हैं, ठीक है? बात क्या है, तत्व किसे बोलते हैं? तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कौन से एलिमेंट है, तो बोल दिया जाए एलिमेंट आपको पता ही है कौन से, जैसे एल्यूमिनियम, हमारा सल्फर, हमारा मैग्नीशियम, कुछ भी, ये सारे क्या है? हमारे एलिमेंट है। बात करते हैं एलिमेंट किन्हें बोलते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के हमारे परमाणु होते हैं और उनसे मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? तत्व कहते हैं। भैया टोटल हमारे तत्व कितने हैं? और इनको 3 रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में बांटा गया? 3 रूपों में, धातु, अधातु और उपधातु। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो हमारा टोटल आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। धातुओं की संख्या कभी पूछ लिया जाए कि धातुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बता देना है कि धातुओं की संख्या कितनी होती है? 91। और उपधातु अधातु की 22 और उपधातु की कितना बेटा? 5। इसको आप याद कर लेना क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि धातुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देना धातुओं की संख्या हमारी कितनी होती है? 91। अगर यही चीज अधातु के बारे में पूछ ले तो 22 बता देना, और उपधातु पूछ ले तो 5 बता देना। इसमें नो डाउट, किसी को डाउट नहीं है। चलो भैया आगे अब बढ़ते हैं। क्या है बात किया जाए अब, धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है, तो इसको समझते हैं बेटा जी। क्या बात है? धातु, धातु भैया वे तत्व होते हैं जो कठोर होते हैं, एकदम ठोस होते हैं, जिनको हम तोड़ नहीं सकते आसानी तरीके से। और भैया चमकीले होते हैं। क्या होते हैं? चमकीले, जो चमक रहे होते हैं। आघातवर्धनी का मतलब क्या होता है? जिसको हम पीट पीट कर एक चादर की तरह परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे हमारे टीन वगैरह की क्या आती है? चादर आती है ना, शेड वगैरह आती है, लोग शेड वगैरह जैसे है ना, बहुत घरों में दुकान उकान के आगे टीन लगी रहती है ऐसे, तो वो सब चीज को आघातवर्धनी से ही करके बनाया जाता है, पीट पीट कर हमें उसको बना देते हैं उस टाइप का। तन्यता, तन्यता का मतलब है भैया किसी भी तत्व, जो किसी भी धातु है ना, उसको क्या करें? पतली तार के तरीके में परिवर्तित कर सके, जिसे किसे? पतली तार के तरीके में। जैसे कि बात करें अगर सोना, सोना भैया सोना क्या है? अगर हम क्या करें कि 1 ग्राम सोना ले ले बेटा, 1 ग्राम सोना ले लें, तो उसमें क्या करेंगे? उससे हम पतली तार बना सकते हैं, खींच खींच कर एकदम पतली लंबी तार बना सकते हैं। और कितनी बना सकते हैं? 1 ग्राम सोने में 3 किलोमीटर हम लंबी तार बना सकते हैं। सोचो कितना ज्यादा तन्यता पाई जाती है धातुओं में। फिर बात करते हैं ताप और विद्युत का सुचालक होती है। हमारे जो चीज जो क्या है धातुओं में क्या होता है बेटा? ये हमारे ठोस होते हैं, ये क्या होता है? चमकीले होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, तन्यता होती है, इनमें ताप होता है, और क्या? विद्युत के ये सुचालक होते हैं। फिर बात करते हैं जैसे कौन कौन से आते हैं इसमें, तो लोहा, कॉपर, सोना, एल्यूमिनियम आदि ये सारे हमारे धातु हैं। कौन कौन भैया? फिर से याद कर लो, लोहा, कॉपर और सोना, एल्यूमिनियम आदि ये सारे क्या है? हमारे धातु हैं, ठीक है? अब बात करते हैं अधातु। सिंपल समझना, अधातु में ये सारे गुण नहीं पाए जाते। क्या? अधातु में ये सारे गुण नहीं पाए जाते। जो धातुओं में पाया जाएगा वो अधातु में नहीं पाया जाएगा। जैसे बात करें क्या कि भैया ये कठोर, चमकीली, आघातवर्धनी, तन्यता, ताप और विद्युत का सुचालक के गुण क्या होते हैं? इनमें नहीं पाए जाते। ये जितने भी धातु में गुण पाए जा रहे थे हमारे अधातु में वो गुण नहीं पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इसमें उदाहरण क्या है भैया? कार्बन, कोयला वगैरह। अब तुम बताओ आघातवर्धनी जिनको पीट पीट कर अगर हम लंबा बना रहे थे
धातु में, क्योंकि धातु क्या था, कठोर था। लेकिन भैया अगर कहें कार्बन, तुमको पता है कार्बन, कार्बन मतलब कोयला, कोयला को हम जैसे ही तोड़ते हैं वो क्या हो जाता है भैया, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो भैया उसको क्या कहेंगे, कार्बन क्या है हमारा, हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। इस वजह से इसमें आघात वर्धनी का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता, क्या उसको हम खींचेंगे तो तुरंत टूट ही जाएगा, तो उसमें तन्यता वाले गुण नहीं पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं बेटा उपधातु की। हमारा उपधातु क्या है, जिनमें क्या होगा बेटा, जिनमें क्या होगा बेटा, उपधातु वे तत्व होते हैं हमारे जिनमें धातु और अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं भैया, गुण पाए जाते हैं। क्या दोनों के गुण मिक्स होते हैं इसमें, उसे बोलते हैं भैया उपधातु। क्लियर है। अब बात करते हैं इनके उदाहरण कौन है। जैसे कि उपधातु में समझो इस बात को, जिसमें क्या, जैसे जो चीज कठोर होगी इसमें कठोर वाले भी गुण पाए जाएंगे, कुछ चीज कुछ ऐसे होंगे जिनमें नहीं पाए जाएंगे, मतलब दोनों के मिक्सअप हो जाएगा, उसे उपधातु बोलते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, बात करें आर्सेनिक, ये सारी चीजें हमारी क्या है बेटा, उपधातु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या है, आप समझते हैं हम धातु और अधातु के कुछ भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण के बारे में समझते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने केमिकल रिएक्शन वाले जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं है ना समीकरण में पढ़ा था, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के हिसाब से। तो भौतिक गुण का मतलब ही यही होता है उनके बारे में समझना, कि भैया हम उसको, जैसे अब हमने क्या किया, लोहे को पीट पीट कर, धातु को पीट पीट के एक आघात वर्धनी चादर में पलट दिया, लेकिन कुल मिला के पहले भी क्या था, वो एक लोहा था, बाद में क्या है, लोहा है। उसके भौतिक गुण तो सेम ही है। तो वैसे ही कुछ हम भौतिक गुण को समझते हैं। चमक, पहली बात आई हमारी चमक, शाइनिंग की। तो भैया धातु चमकदार होती है, जिसको क्या करते हैं, जो पॉलिश करने और ज्यादा चमकीली हो जाती है। और भैया किंतु अधिकतर अधिकतर जो हमारे, अब देखो धातु और अधातु दोनों के, क्योंकि इसमें बताए जा रहे हैं भौतिक गुण के बारे में, तो इसमें क्या बोला गया कि धातुएं तो हमारी चमकदार है और भैया पॉलिश करने पे ये और ज्यादा चमक उत्पन्न कर देती हैं। लेकिन अगर बात करें अधातु की, तो भैया अधातु हमारी चमकहीन होती हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती है। किंतु अधातु की चमक क्या होती है, कुछ अधातु हैं भैया, अपवाद के समय में कुछ अधातु हैं जिनमें चमकदार होता है ना। जैसे हमारा आयोडाइन और आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या तो ब्रोमीन हो गया। समझ रहे हो इस बात को, इस बात को समझ रहे हो। अब जैसे मैं बात करूं, कुछ लोग सोना वोना पहने रहते ना, हमारा भारत, अगर बात करें हम भारत की, तो भारत में हमारे अधिकतर लोग सोना पहनते हैं, चमकते रहते हैं भाई। और कुछ लोग तो होते हैं और पहन लिए बढ़िया कॉलर वॉलर ऐसे, और ऐसे दिख रहेंगे और ड्रेसअप, या तो चैन को क्या करेंगे, बहरवा रख लेंगे कॉलर के पास और दिखाएंगे भैया, हाँ देखो 2-3 लटका लेंगे, हमारे पास चैन है। ओ हो, शादी ब्याह में तो क्या करें, नहीं तो कितना कितना 4-5 अंगूठी सोने की, मतलब चमकते दिखाते हैं कि हाँ भैया हम बहुत अमीर हैं। पता है भैया, हमारे भारत को हमेशा से ही सोने की चिड़िया बोला गया है, तो वो पहले भी था, अभी भी है, रहेगा हमेशा हमारा भारत सोने की चिड़िया, क्योंकि सोना यहाँ लोग बहुत पहनते हैं। और भैया लोग यहाँ अधिकतर महिलाओं को देखो, सारी औरतों अगर देखो तो भाई सोना पहने ही रहते हैं अधिकतर, है ना। तो वो हमारी क्या, एक चमकदार धातु है। फिर बात करते हैं बेटा जी विद्युत का चालकता। विद्युत चालकता में क्या आता है भैया, कोई भी हमारे जितने भी धातु हैं बेटा, जितने भी धातु हैं वो विद्युत का क्या है भैया, सुचालक हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब जैसे तुमको एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर हम कोई भी धातु लेंगे, जैसे अब मान लो मैंने यहाँ कैंडल ले ली, मतलब मोमबत्ती ले ली, है ना, क्या ले ली, मोमबत्ती ले ली, और यहाँ पे मैंने एक धातु पकड़ा दिया, ठीक है, धातु पकड़ा दिया, मैंने इस कोरने पे पकड़ा है और मैं उसको जला के बस गर्म किए जा रही हूँ, गर्म किए जा रही हूँ, मान लो ऐसे गर्म किए जा रही हूँ, गर्म किए जा रही हूँ। एक समय थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि भैया इस छोर पे हम गर्म कर रहे हैं उसको, लेकिन वो धातु थोड़ी देर बाद यहाँ पे गर्म होने लगेगा, धीरे धीरे क्या करेगा भैया, कैसे, अगर हम मान लो कि गर्म वाले भी अलग है और ऐसे ही कुछ करंट वरेंट भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रेवल कर लिया, हम तो यहाँ उसको गर्म कर रहे थे लेकिन वो वहां कैसे पहुंच गया। ऐसे ही कह सकते हैं कि विद्युत का ये क्या करते हैं भैया, सुचालक है। क्या है, विद्युत के सुचालक है। आधातु हमारे विद्युत के सुचालक नहीं होते, क्यों, अगर हम बताओ ये मान लो फॉर एग्जांपल क्या हमारा, है ना, इसमें क्या क्या इसमें हम करंट दौड़ाएंगे, करंट दौड़ेगा क्या, नहीं ना, करंट दौड़ाएंगे क्या, करंट दौड़ेगा नहीं भैया, क्योंकि हमारा ये अधातु है, मतलब क्या है, बात करें तो क्या है भैया, ये विद्युत का सुचालक नहीं है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भैया क्या है, हमारा अधातु है, लेकिन करता क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि क्या है हमारा ग्रेफाइट, उसको बोला जाता है जो पेंसिल है ना, हमारी पेंसिल की जो नोक उसको ग्रेफाइट बोला जा रहा है, ठीक।
तो ये विद्युत का सुचालक करता है। हमने एग्जाम्पल भी देखे, इलेक्ट्रिसिटी वाला, पेंसिल लगा देते हैं, बैटरी, तो वो विद्युत का सुचालक है, करंट आ जाता है। फिर बात करते हैं उष्मा चालकता की। तो उष्मा चालकता क्या है? उष्मा चालकता क्या है? ये ग्रेफाइट जो मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा, ये मोमबत्ती वाला बेटा, ये हमारा उष्मा का चालकता का एग्जाम्पल है, उष्मा का चालकता का, ये उष्मा का चालक है ये। जैसे कि उष्मा का सुचालक धातु होता है हमारा, अधातु नहीं होता है। किंतु एक क्या है भैया, ये भी ग्रेफाइट भी उष्मा का सुचालक होता है। जैसे कि उष्मा का सुचालक, हमने यहाँ गर्म किया, यहाँ भी गर्म हो गया, उष्मा क्या है यहाँ से वहां पहुंच गई, ये हमारा क्या हो गया, उष्मा का सुचालक है ये। फिर तन्यता की बात करें तो तन्यता में क्या है बेटा जी, तन्यता की बात करें कि हमारे सभी धातु जितने भी ऑल मेटल हैं उनमें क्या होता है भैया, तन्यता के गुण पाए जाते हैं। और किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदलकर तार के रूप में बदल जा सकता है। कहने का मतलब ये तन्यता का कि अगर हम किसी ठोस चीजों से फिर उसको क्या करते हैं, खींच, तनाव, पीट कर या कैसे भी करके, है ना, उसको सीधा सीधा करके या तार के रूप में एकदम परिवर्तित कर देते हैं तो बदल जाता है। तन्यता का गुण कुल मिला के उसमें पाया जाता है, ठीक है। और भैया परंतु हमारा आधातु क्या है भैया, भंगुर होता है। भंगुर का मतलब बेटा टूट जाना, कमजोर रहता है, टूट जाता है। अगर हम आधातु में क्या तन्यता वाला गुण देखें तो भैया नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन क्या है बेटा, कार्बन की बात करूं तो कार्बन को अगर हम ऐसे खींचेंगे, तोड़ेंगे, तुरंत टूट जाएगा। देखा है आपने, कोयला वगैरह तुरंत टूट ही तो जाता है ना। तो क्या है, और आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है भैया, हमारे तन्यता के गुण नहीं पाए जाते। किनमें, धातु में पाए जाते हैं, आधातु में नहीं पाए जाते हैं। समझते हैं आघातवर्धनीता हमको पता है कि भैया धातु में पाया जाता है, उसको पीट कर हम किसी पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हमारा आधातु को नहीं बदल सकते हैं, है ना। किसी ठोस पदार्थ को पीट कर आघात चादर में बदला जा सकता है, लेकिन भैया हमारे आधातु इसमें भी भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए इनमें आघात करने वाला गुण नहीं पाया जाता। जैसे ही हम इसको मारते हैं टूट जाता है। क्या हुआ, घबरा गए क्या कि मैम तो बस शुरू, अरे मैम हमारी भी सुनिए, बेटा सुनाइए, हम आपके लिए सुनने के लिए हमेशा अवेलेबल है। आप लोग अपनी बात रखिए मैम कि ये मैम नहीं आया समझ में, या कोई दिक्कत परेशानी है तुरंत कमेंट करें, और अगर समझ में आ रहा है तो अच्छे कमेंट लाइक करें। समझ में आ रहा है ना। अब समझो गलनांक और क्वथनांक की बात करें बेटा तो ये क्या होता है हमारा, अगर देखो सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बेटा जी, उच्च होते हैं, हाई होते हैं। जैसे पारे को छोड़कर बेटा बोला जा रहा है, पारा में भैया ये वाला गुण नहीं पाया जाता है, पारे को छोड़ के। लेकिन जो हमारे आधातु हैं उनमें गलनांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होता है। धातुओं में तो हाई होता है, लेकिन हमारे इस आधातुओं में निम्न होता है। किंतु कुछ आधातु भी ऐसे होते हैं जैसे कार्बन, बोरॉन, ग्रेफाइट का उष्मा का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ये सबको हाईलाइटेड कर लिया करो। किसको भैया, कौन कौन है, जैसे ये तीनों क्या है, हाईलाइटेड कर लो, क्योंकि पूछ लेगा। कैसे पूछेगा, कौन आधातु है जिनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पूछ लेगा कि भैया ऐसा कौन सा है जिसका क्वथनांक, कौन सा धातु है जिसको क्या बोला जाएगा कि उनका क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें घनत्व की, तो घनत्व क्या है बेटा कि सभी धातुओं का घनत्व हमारे अधिक होता है, ठीक है। और जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर और सभी जितनी भी धातुएं हैं हमारी, उनके घनत्व अधिक होते हैं। परंतु जो हमारे आधातु हैं उनके घनत्व क्या होते हैं, निम्न होते हैं। किंतु आयोडीन नमक जो होता है हमारा, आयोडीन नामक आधातु क्या है भैया, घनत्व इनका उच्च होता है। आयोडीन वाला जो हमारा धातु है, मतलब आधातु है, उनका घनत्व क्या होता है हमारा, उच्च होता है। चलो समझते हैं अब ध्वनि उत्पाद का मतलब ये है कि अगर हम धातु को पीटते हैं या धातु में कोई रगड़ खाते हैं या धातु को पीटते हैं, आघात करते हैं, तो उनमें से साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है। किंतु आधातु में
कोई ध्वनि नहीं निकलती है। सभी धातुओं में आघात करने पे क्या होता है भैया, धात्विक ध्वनि, कुछ ना कुछ ध्वनि निकलती है। पारे को केवल छोड़ के, पारे को बेटा छोड़ के, पारे का मतलब क्या है पता है, जब हम बुखार विकार आता है तो हम लोग देखते नहीं थर्मामीटर में, ये जो ऊपर से नीचे जाता रहता है उसमें थर्मामीटर में, तो वो पारे ही लगा होता है, उसमें पारा ही लगा रहता है। परंतु आधातुओं में भैया ये आघात वाला बहुत कम सुनाई देता है, ना के बराबर एकदम रहता है, किंतु गेफ्राइट नामक हमारे आधातु में ध्वनि उत्पादन की क्षमता होती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है बेटा। चलो भैया, तो अब कुछ और आगे समझते हैं क्या कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या है, धातुओं के हमारे रासायनिक गुण क्या है, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है 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 ठीक है, ब्लू कर लेती हूँ। चलो समझते हैं अब ये क्या है, समझते हैं क्या। अच्छा एक चीज और बता दूं, इसमें पीछे एग्जांपल्स बता दूं, जैसे घनत्व था, घनत्व था बेटा, अगर मैं बोलूं घनत्व को बराबर होता क्या है, क्या किसी को पता है घनत्व बराबर होता क्या है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि घनत्व बराबर होता क्या है? आप लोग पढ़े हो पहले से, घनत्व बराबर होता है बेटा जी द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, आयतन। अब अगर मैं तुमको कहूं, अगर मैं तुमको कहूं कि भैया हमने 3 बॉक्स ले लिया, क्या ले लिया बेटा, 3 बॉक्स ले लिया, 3 बॉक्स ले लिया, ठीक है भाई, थोड़ा सा देख लेना। 3 बॉक्स ले लिया मैंने, और तीनों में मैंने अलग अलग सामान भर दिया। एक में मैंने क्या रख दिया बेटा, एक में मैंने रख दिया क्या, लोहा, एक में मैंने रख दिया लोहा, एक में मैंने रख दिया पानी, और दूसरे में, तीसरे में क्या रख दिया, रुई। अब पूछ ले किसका घनत्व ज्यादा, किसका घनत्व ज्यादा, बताओ। अगर आपसे पूछ ले, ये तीनों ए बी सी है, ए बॉक्स में ऑप्शन दे देगा भैया कि किसका घनत्व ज्यादा है, पूछ के लिया, तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि घनत्व बराबर होता क्या है, हमारा द्रव्यमान बटे आयतन। तो भैया जिसका हमारा द्रव्यमान ज्यादा होगा, और आपको पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, किसी को पता है, LBH। क्या है भैया, LBH है। अगर हमारा क्या होगा, जिसका भी हमारा आयतन ज्यादा, हमारा द्रव्यमान ज्यादा, क्या होगा भैया, जिसका भी आयतन ज्यादा उसका हमारा क्या होगा, हमारा घनत्व ज्यादा होगा। जिसका भी आयतन ज्यादा बेटा जी, हमारा क्या होगा, घनत्व ज्यादा। ठीक है, तो अगर द्रव्यमान और आयतन देखेंगे, अब जो देखो लोहा, लोहा क्या है बेटा, लोहा का द्रव्यमान ज्यादा। अगर अब बात करें पानी, पानी का द्रव्यमान कितना है और रुई का कितना है, तो ऐसे हम बता सकते हैं बेटा जी किसका हमारा, अगर जिसके हिसाब से हमारा क्या हुआ, जिसका हमारा आयतन ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा, या तो ये कह सकते हो कि आयतन ज्यादा, तो उसका घनत्व भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या है कि हमको धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में समझना है। तो धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है भैया, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, धातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, कोई धातु ले लो, धातु लेने के बाद क्या कर लो बेटा, उनका जैसे धातु हमने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया बेटा, सोडियम ले लिया, और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी, बन क्या गया बेटा, Na2O बन गया। अब नोट पॉइंट ये है बेटा कि जो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है, काफी क्रियाशील धातु होने के कारण ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रियाशील मतलब अभिक्रिया कर लेते हैं, और ये धातु जल के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। कौन भैया, कुछ धातु हैं जो कि कौन, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऐसे धातु हैं जो जल के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं। अतः इन्हें अभिक्रिया से बचाने के लिए इन सभी को मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। बेटा पता है आपको, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करके एकदम मतलब ब्लास्ट भी कर सकते हैं, बहुत खतरनाक होता है। तो अब बताओ तुम, अगर तुम इत्तू सा रखोगे छोटा सा, तो भैया चलो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत नॉर्मल। लेकिन आपको पता है अगर कोई रख रहा है सोडियम, कोई पोटेशियम ज्यादा रख रहा है, सोडियम वोडियम, तो भैया इत्तू सा तो रखेगा नहीं, ढेर सारा रखेगा, और जो कि ब्लास्ट हुआ तो खत्म। तो ये वायु हमारा जो पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, इसलिए क्या किया जाता है बेटा, इनको केरोसिन के तेल में डुबो कर हमेशा रखते हैं, खुला भी नहीं रखते इनको। ठीक है, चलो भैया
धातुओं का जल के साथ रिएक्शन, अब क्या है भैया, हमारे क्या है अधातु, मतलब धातु का जब हमने ऑक्सीजन के साथ कराया, हवा के साथ कराया, तो ये क्या हुआ, इसलिए इनको खुला नहीं रखा जाता था। लेकिन अब क्या, धातुओं को जल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जब रिएक्शन कराते हैं किसी धातु का, हमने धातु ले ली बेटा कैल्शियम, और जल के साथ रिएक्शन करा दी, तो बन क्या गया भैया, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बन गया, और क्या बन गया, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब बात करते हैं धातुओं का संचारण। धातुओं का संचारण क्या है बेटा, धातुओं का संचारण का मतलब है जब कोई भी चीज हमारे हवा या ऑक्सीजन, कोई भी मतलब वायु के कांटेक्ट में आ जाती है, तो उसमें क्या आ जाती है, नमी आ जाती है या उसमें जंग लग जाता है, उसी को बोलते हैं संचारण। जैसे क्या कहा जा रहा है कि जब लोहे से बने सामान को हम क्या करते हैं, नमी वाले हवा वगैरह में रख देते हैं, तो बेटा वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं और लोहे में जंग लग जाता है, मतलब भूरे रंग की परत, अर्थात अगर हम बोले तो जंग लग जाता है, और आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी बेटा जी, आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, और यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है, जिसे धातु का संचारण कहते हैं या लोहे में जंग लगना कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन है बेटा जी, क्या है हमारा 4Fe बोला जाए तो इसने किसके साथ रिएक्शन कर ली बेटा, हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, और क्या बना देता है, और इसमें भैया क्या हो जाता है, हमारा कुछ वाटर भी आ जाता है, मतलब ऑक्सीजन टाइप कह सकते हैं, वाटर के साथ एक्स, ये एक्स है, ये हमारे इसको दिखा रहा है, ठीक है। बना क्या देता है बेटा जी, क्या बना देता है, हमारा जंग लगने का फॉर्मूला क्या होता है, जंग लगने का Fe2O3 होता है, प्लस आपका क्या निकाल देगा, आपका यहाँ से क्या निकाल देगा, कुछ H2O हमारे निकाल देंगे, क्या निकाल देगा, कुछ H2O निकाल देगा, Fe3O2 ऐसे, तो क्या हो गया, कुछ हमारे वाटर निकाल देगा, अगर बात करें ऐसा, ठीक है भैया, सही है, बताओ क्या, बताओ यहाँ तक क्या समझ में आया। अगर ये बोला जाए पूरे रिएक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा, ये रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं जंग, इसी को क्या बोलते हैं, मतलब पूरे को क्या बोलेंगे, जंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जंग बोलेंगे, मतलब है ना, आयरन जंग, आयरन जंग। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करते हैं, धातुओं का अम्ल के साथ रिएक्शन। जब हमारे धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो अम्ल के साथ रिएक्शन संबंधित कुछ लवण बना देते हैं। जब हमारा धातु हुआ, अम्ल के साथ रिएक्शन किया, तो भैया FeCl2 लवण बना दिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। फिर बात करते हैं धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ रिएक्शन। तो कोई धातु ऑक्साइड ले लो, जैसे इसने ले लिया सोडियम, हमारा ऑक्साइड ले लिया और HCl के साथ अम्ल के साथ रिएक्शन करा दी, तो जब बन जाता है क्या, एक सॉल्ट और वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, सॉल्ट और वाटर बन जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है कि बस मैम पढ़ाई जा रही हैं, आप पढ़ते जा रहे हो, कुछ अपना भी कर्तव्य है कि हाँ भैया जोश लेवल कितना है, पहले ये बताओ जोश लेवल कितना है। हाँ मुझे तो लग रहा है कुछ जोश लेवल कम हो रहा है मैम, पेट में कुछ खाया नहीं, भूख लग रही है मैम। बेटा पढ़ लो बेटा, कहती हूँ 1000 बार कि हाँ सब कुछ अपने पास रखो, भूख लगी जैसे ही खाते चलो, पढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा मतलब एनर्जी के लिए वो पानी वानी ले लो, ये नहीं कि फिर पूरा दिमाग तुम्हारा खाने में ही लगा हुआ है, खत्म ना हो जाए जब तक बार बार खाते हो। चलो भैया आगे देखते हैं। अब देखो, एक हमारी धातु की सक्रियता श्रेणी होती है, क्या सक्रियता श्रेणी होती है, किसको किसको याद है धातु की सक्रियता श्रेणी, किसको किसको याद है बेटा बताओ, धातु की सक्रियता श्रेणी किसको किसको याद है, क्या होती है हमारी, देखो एक होता है हमारा यहाँ पे क्या, ये हाइड्रोजन, बेटा क्या है, हाइड्रोजन हमारा आधातु है, इसे सिर्फ अलग अलग ऐसे दिखा दिया गया है। क्या होता है यहाँ, इसमें मैंने इस चार्ट में दिखाया है, ऊपर से नीचे जितना जाओगे कम क्रियाशील वाले हमारे अभिक्रियाशील वाले तत्व पाए जाएंगे, ऊपर से नीचे। जैसे कि बोला जाए अगर तो पोटेशियम क्या है भैया, अगर बोला जाए मैग्नीशियम की अपेक्षा पोटेशियम क्या है, हमारा अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, जबकि हमारा मैग्नीशियम क्या है, पोटेशियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम क्रियाशील वाला तत्व है। अगर फिर जिंक से तुलना कर देंगे मैग्नीशियम की, तो भैया जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम है। जो इससे ऊपर जैसे देखो हाइड्रोजन, इन दोनों का हाइड्रोजन इसमें नहीं आता है बेटा जी, लेकिन एक दिखा दिया जाता है कि भैया हाइड्रोजन से हमारी एक लाइन होती है कि यहाँ से अलग अलग है।
ये सब बहुत कम क्रियाशील वाले तत्व हैं। कभी भी ये लोग ना इनकी जगह नहीं ले सकते हैं। जिसमें हमने देखा था विस्थापन अभिक्रियाशील, देखा था ना विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापित कर देते थे, अधिक वाले कम को विस्थापित कर देते थे ना। क्यों? क्योंकि अधिक वाले ये हैं, जैसा पोटेशियम क्या है हमारे, ये पोटेशियम सबको हटा सकता है, सबको रिमूव कर सकता है, सबको विस्थापित कर सकता है। लेकिन अगर बोल दे हम Fe, क्या पोटेशियम को कर पाएगा? नहीं भैया, ना जिंक की जगह लेगा ना एल्यूमिनियम की, ये किसी की जगह नहीं ले सकता। हाँ लेकिन आयरन ये सब की जगह ले सकता है, इनको विस्थापित कर सकता है। तो भैया इनका याद करने का ट्रिक एक था, याद करो बेटा जी, क्या है? केदारनाथ का माली, क्या? केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है। कौन है? याद कर लेना बेटा, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। कौन है? आगे आओ। कौन है? आगे आओ। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? जरा आगे आओ। इससे हमको याद कर लेना सब कुछ। कैसे पोटेशियम होता है आपको पता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन तो गिनना ही नहीं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। चलो भैया इतना समझ में आ गया। तो भैया हमको पता है कि ये घटते हुए क्रम में यहाँ सीरीज दी हुई है। अब समझो धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं हमारे, और समझो बेटा अधातुओं के अब समझना। अभी तक हमने धातुओं के पढ़ा था, अब क्या है? आधातु है। ठीक है, क्या है? आधातुओं को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा, जब हमने आधातु एक ले ली, हमने क्या ले लिया? धातु ले ली और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है और उष्मा रिलीज करता है। फिर क्या है? आधातु का धातुओं से साथ क्रिया कराते हैं। जब हम धातु और अधातु की जब रिएक्शन कराते हैं बेटा जी, तो ये क्या बना देते हैं? एक यौगिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? यौगिक बना देते हैं। जैसे कि बात करें, आधातु धातु के साथ रिएक्शन करके आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं और उष्मा मुक्त करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, जबकि हमारा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बोलूं मैं, तो हमारा सोडियम क्या है बेटा? सोडियम क्या है? सोडियम का अगर आपको एटॉमिक नंबर पूछूं तो कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 281 हो जाएगा। क्या संतुष्ट हो आप लोग? है ना। फिर बात करते हैं अगर Cl का, क्या करते हैं? Cl का, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है ना, 17 होता है। तो इसका करेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है भैया? इसके पास एक एक्स्ट्रा, इसकी कक्षा भरी हुई है, तो ये क्या कर देगा भैया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। सोडियम हमारा क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। त्याग देते हैं तो भैया वो पॉजिटिव में हो जाते हैं। इसने क्या कर दिया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। तो ये क्या हो गया? प्लस में हो गया। अब भैया इसको क्लोरीन ने क्या किया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए एक प्लस में लगा है। क्लोरीन ने क्या किया बेटा? इसका 2 8 7, तीसरी कक्षा इसकी कंप्लीट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसने क्या किया बेटा? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन ने क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि एक कमी थी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये क्या हो गया भैया? ग्राही हो गया। ये अब ऋण में आ गया। इसने एक उससे उधार ले लिया, तो ये ऋणी हो गया। तो ऋणी में कौन सा साइन लग जाता है? माइनस में लग जाता है। और भैया ये माइनस और ये प्लस, ये रिएक्शन कर लेते हैं, तो इनका क्या हो जाता है? NaCl बना देते हैं। क्या बना देते हैं? NaCl बना देते हैं। जैसा कि ये देखो आयनिक हमारा एक बन गया। ठीक, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके उतने पॉजिटिव हो जाएंगी चार्जेस, और जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उसके उतने निगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको पता है। डन। चलो, तो ये सारे क्या करते हैं? जब हम धातु और अधातु की रिएक्शन करा देते हैं तो ये क्या बना देते हैं? यौगिक बना देते हैं। एक यौगिक बना देते हैं।
खनिज की बात करें बेटा तो खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स क्या है हमारे तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक मतलब कुल मिला के जो हमारी भूप्रटी होती है ना, भूप्रटी होती है ना, भूप्रटी होती है, अर्थ होती है, उसकी जो बाहरी परत है, उसकी जो बाहरी परत है, इसमें पृथ्वी के अंदर जैसे क्या हमारे जो भी मिट्टी में या हमारी भूमि पे जो भी पाया जा रहा है, जमीन पर बात करें, समुद्र के अंदर, क्या समुद्र के अंदर कुछ भी जो भी चीजें पाई जा रही हैं समुद्र के अंदर या जमीन पे, या फिर बात करें भैया पहाड़ वहाड़ में, कहीं भी जो चीजें पाई जा रही हैं, जो भी तत्व पाए जा रहे हैं, जो भी मिनरल्स पाए, जो भी पाए जा रहे हैं बेटा जी, उसी को क्या बोलते हैं, जो तत्व यौगिक जो भी पाए जा रहे हैं पृथ्वी की भूपट्टी पे पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ये बच्चों में बहुत डाउट होते हैं, इसलिए बता दूं, हमारे भूपट्टी पे जो भी पाया जा रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, भूपट्टी पे क्या पाया जा रहा है, जो भी हमारे पहाड़ में जो भी तत्व है, जो भी धातु है, जो भी अधातु है, जो भी चीजें पाई जा रही हैं उनको क्या बोलते हैं भैया, खनिज बोल देते हैं। जैसे हमारा लोहा, लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर, ये सभी चीजें बेटा एक खनिज का उदाहरण है, ये सभी हमारे खनिज के उदाहरण है। अब बात करें अयस्क की, अयस्क को बहुत ध्यान समझना है बेटा जी, अयस्क को आपको ध्यान समझना है। खनिज जिनमें किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, फिर से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होनी है, ध्यान से सुनना है बेटा। क्या कि खनिज, खनिज, खनिज मतलब ये खनिज, खनिज जिनमें किसी विशेष धातु या फिर तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तथा उन धातु या तत्वों को लाभकारी रूप से कम खर्च में हम निकाला जा सके उसे बोलते हैं भैया अयस्क। ध्यान से समझना, फिर इसका भी एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे हमने ले लिया ये हमारे खनिज है, क्या 4 तरीके के खनिज हैं, 4 तरीके के खनिज को बराबर में रख देती हूँ, थोड़ा और कंफ्यूजिंग नहीं होगा, है ना। 4 खनिज हमने ले लिए, चलो चलो भैया 4 क्या 5 खनिज ले लेते हैं। चलो अब हमने बोला इसमें सोना है, मान लो सोना है, मान लो हमने ऐसे सामान ले लिया, मतलब इसमें क्या किए हमने, इसमें एक ऐसा ले लिया, रुको रुको रुको, हमने ये ले लिया, जैसे मान लो अब इसमें क्या किया बेटा, इसमें क्या किया हम, इस वाले मान लो अयस्क में, इस वाले ये अयस्क है आपके, हाँ इसमें मान लो इस अयस्क में थोड़ा सा ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा सोना पाए हम इसमें, इसमें क्या किए इतना सोना पाए, इसमें हम क्या किए थोड़ा इसमें ज्यादा पा गए, इसमें क्या कर दिए, मान लो इसमें क्या किए बेटा जी, मान लो इसमें इतना सा पाए, ठीक, और इसमें क्या किया बेटा जी हमने इतना पाया, और इसमें भी भैया इतना इतना करके 3 पाए। अब समझना, अब समझना लिखा क्या था, जिसमें भैया कम लागत में कम खर्च में हम ज्यादा खनिज प्राप्त कर ले रहे हैं, तो ज्यादा खनिज किसमें है आप बताओ, ज्यादा खनिज किसमें है बेटा, ज्यादा खनिज किसमें भैया, ये वाला क्या है, ज्यादा खनिज इसमें है पूरा भैया, कम लागत में हमको ज्यादा खनिज मिल गई, तो जो ज्यादा खनिज मिल जाए उससे बोलते हैं बेटा अयस्क। कम लागत में कम पैसे खर्च कर लेने में जो हमें ज्यादा मिल जाए वो हमारा क्या होगा, अयस्क होगा। और सब क्या है बेटा, खनिज है, और सब क्या है, खनिज है, लेकिन अयस्क बात करें तो ये है। तो कुल मिला के आपसे एक बात बता देती हूँ कि बेटा सारे खनिज, सुनो, सारे जो हमारे अयस्क हैं बेटा, सारे जो खनिज होते हैं, देखो क्या है, सारे खनिज हमारे अयस्क हैं क्या, आप बताओ क्या सारे खनिज अयस्क हैं क्या, नहीं मैम, बोलो क्या है क्या, आप बताओ, आप एक बार सोच के मुझे बताना ये क्वेश्चन का आंसर का जवाब, ठीक है। चलो क्या लिखा है, सभी अयस्क हमारे खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जैसे फिर समझ लो इस बात को, मैंने समझाया इस बात को कि हमारे जैसे इसमें इस वाले में खनिज कितना मिला, इतना सा मिला, A B C D E, ठीक है, इसमें इतना खनिज मिला, इस वाले में इतना खनिज मिला, इस वाले में इतना खनिज मिला, कुल मिला के खनिज हमारा सारा है, कुल मिला के खनिज बेटा सारे हैं। लेकिन जो 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 बोला जाए कि अगर हमारे क्या है, सारे खनिज क्या है बेटा, अयस्क है, लेकिन सारे अयस्क, अयस्क केवल यही वाला है क्योंकि इसमें हमको कम लागत में भैया ज्यादा खनिज मिल गई है, तो जिसमें कम लागत में मिले वो हमारा अयस्क होता है, वरना खनिज तो हमारे सारे हैं, अयस्क तो हमारे सारे हैं, ठीक है। चलो भैया
अयस्क के प्रकार देख लो, अयस्क के प्रकार देख लो। अयस्कों का निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक हमारा सल्फाइड अयस्क होता है, दूसरा हमारा ऑक्साइड अयस्क होता है, तीसरा कार्बोनेट अयस्क होता है और चौथा क्लोराइड अयस्क होता है। कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड अयस्क और सल्फर डाई कह रही हूँ, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट क्लोराइड, ये 4 अयस्क होते हैं। ठीक, चलो भैया समझ लेते हैं थोड़ा सा और क्या है। अब क्रम के अनुसार है, देखो कॉपर, सभी के कुछ ना कुछ बेटा देखो क्या पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं, सभी के अयस्क पाए जाते हैं, सभी के क्या पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं। और संगठन सूत्र भी इसके साथ दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बात करें अगर धातु की, तो कॉपर धातु है हमारा, और कॉपर के कितने ऑक्साइड है, कितने अयस्क है हमारे? अयस्क की बात करें बेटा, एक होता है कॉपर पायराइट, मैलेकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस। फिर समझना इस चार्ट को, एक हमारा कॉपर पायराइट, मैलेकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, और इनके सूत्र है बेटा जी CuFs2, ये आप एक बार पढ़ लेना। ठीक, फिर बात करते हैं एल्युमिनियम के भी अयस्क है हमारे, बॉक्साइट और क्या है, केलोनाइट। ये पढ़ लेना, आज नहीं आगे तक काम आता है, आज 11th में 12th में सब में पढ़ोगे, तुम देख लेना, ये सारे इनके सूत्र हैं। फिर बात करें आयरन की, तो आयरन के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट, ये सारे हमारे किसके हैं भैया? अयस्क आयरन के। जिंक की बात करें तो जिंक ब्लेडी, कैलेमाइन और जिंकाइट, ये सारे क्या ऑप्शन में आ जाएगा? 4 ऑप्शन दे देगा, 2-3 थे इधर से दे देगा, पूछ लेगा जिंक का अयस्क कौन सा है, और इसमें से एक ऑप्शन दे देगा, 4 इधर 3 इधर से दे देगा। अब आपको पता होगा तो आप सही आंसर बता पाओगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, इस बात को समझते हैं। तो धातु के निष्कर्षण के बारे में समझते हैं कि अयस्क में, जो अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा थी भैया, शुद्ध मात्रा में नहीं पाई जाती है। क्या कोई भी हमारे जो अयस्क हैं उसमें सही बात है भैया, शुद्ध थोड़ी ना होते भैया, उसमें काफी गंदगियां भी मिली होती हैं, तो शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अयस्कों से विभिन्न तरीकों से हम क्या करते हैं, धातुओं को अलग करना पड़ता है, और जो उसमें गंदगियां होती हैं उनको अलग कर देते हैं, शुद्ध धातुओं को हम अलग निकाल लेते हैं। तो धातुओं की शुद्ध मात्रा को अलग करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को बोला जाता है धातु निष्कर्षण, या क्या बोला जाता है, धातु कर्म कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला भैया निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और तीसरा बेटा जी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातु को जो हम प्राप्त होने वाले क्या विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं बेटा जी, जो भट्टी वट्टी है, अभी और समझोगे, सब्र करो अभी भैया, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में हम करते हैं। ठीक है, कई चरणों में होता है, विभिन्न विभिन्न भागों में। आओ चार्ट समझाते हैं आपको। ये हमारी सक्रियता श्रेणी है, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है बेटा जी, ये आपको दिख रहा होगा, आई होप कि दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? ठीक, ये क्या है हमारा अधिक सक्रियशील वाली जो है ना, ये क्या है, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती है विद्युत अपघटन, ये अलग अलग है ये। ठीक है, अब समझो ये देखो हमारे अयस्क है, अयस्क का सांद्रण भैया 3 तरीके से हो रहा है। कौन सा? एक हमारा उच्च अभिक्रियाशील वाला धातु है, और इसमें मध्यम अभिक्रियाशील वाला धातु है, और तीसरा बात करें तो निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु है। ठीक है, अब बात करें उच्च अभिक्रियाशील वाले धातुओं को कैसे हम कर लेते हैं, तो भैया इसमें क्या करते हैं भैया, गलित धातु का विद्युत अपघटन करा के उसमें से शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। फिर बात करें निम्न अभिक्रियाशील धातु, तो उसमें क्या करते हैं भैया, सल्फाइड अयस्क को करके भर्जन करके भैया धातु बना के उसका परिष्करण, जो गंदगी निकाल के धातु शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें मध्यम अभिक्रियाशील, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। ये क्या करते हैं भैया, एक तो कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क लेते हैं, फिर उसमें इसका निस्तापन करते हैं और इसका भर्जन कर देते हैं। उसके बाद भैया दोनों धातु ऑक्साइड का मिल जाता है, और धातु में अपचयन करा के धातु का हम शोधन कर लेते हैं। इतने लंबे प्रोसेस में ये वाला हो जाता है। चलो भैया और आगे समझते हैं, अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि अयस्कों का जो हमारा समृद्धिकरण है, जो हमारा क्या है भैया, इनको कैसे हो रहे हैं, सारे प्रोसेस को समझते हैं बेटा। तो पृथ्वी में जो खनिज अयस्कों में हमारे मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, धातुओं में ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो ये सारी हमारी अशुद्धियां हुई, तो इनको बोलते क्या भैया, जिन्हें गैंग कहते हैं। जो गंदगी मिली हुई है
उसे बोलते हैं गैंग। अरे बेटा, जो सड़कों और वहाँ चौराहों पे गैंग नहीं, उन गैंग की नहीं। बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा, हमको पता है तुम लोग का दिमाग बस वही गैंग पे जाएगा। अरे मैम गैंग, गैंग तो हमारी लैंग्वेज में उसको कहते हैं बेटा, गैंग वो नहीं है, गैंग ये वाला। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है, और अयस्कों से हमारे गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है उसे क्या बोलते हैं भैया, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पे आधारित होते हैं, और इसे पृथक्करण के द्वारा, नई नई तकनीकों के द्वारा अपनाई गई हमको इसको करना पड़ता है। जैसे हमारा पहला क्या हो गया, अयस्क को पीसना। हम अयस्क को पीस के करते हैं। जैसे क्या है, खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले हम हथौड़ों से पीट कर छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और उसके बाद पीस कर उसका पाउडर बना लेते हैं। चलो भैया समझ में आ गया ये वाला। अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, तो अयस्क को आधात्री का सांद्रण कहलाता है, और सांद्रण की कई विधियां होती हैं जो अयस्क की और उसमें उपस्थित आधात्री मतलब अशुद्धियां होता है उनकी प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं, और सांद्रण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। भैया ये हमारी निम्नलिखित जो सांद्रण की विधियां हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। 5-5 नंबर करके आ जाता है, ये सारा प्रोसेस आपकी बुक में है, आप लोग डिटेल में पढ़ना। पहली विधि हमारी है भैया गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कौन सी पहली विधि है हमारी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसको समझते हैं भैया, ये क्या है कि यह विधि अयस्क जो गुरुत्वीय हमारी है इसमें क्या होता है, प्रोसेस समझना। इसमें करते क्या है, इस विधि अयस्क में उसमें उपस्थित एक गैंग मतलब जो अशुद्धियां होती हैं उनके घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। इस विधि में होता क्या है भैया, हम बारीक पिसे हुए अयस्क को जल की धारा में धोए जाते हैं। एक होता है इधर से पाउडर छलनी टाइप का, और इधर से नल बहाते रहते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, पिसा हुआ डालते रहते हैं अशुद्धियों को, और वो पानी की जल की बहाव वो पता है सरफेस ऐसा ऐसा रहता है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें जब हम यहाँ से जल डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, यहाँ से हम छानते जाते हैं मतलब पिसा हुआ डालते हैं पाउडर, तो ये क्या करता है, पानी की बहाव में हमारा धातु क्या होता है, जो हमारा धातु वगैरह जो होते हैं भैया क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो जो धातु वातु होते हैं यहाँ जाके जम जाते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती हैं जो उनमें खराब कण है, मिट्टी है, वो सब पानी के बहाव में बह जाते हैं। तो ऐसे हम ये वाली विधि से कर लेते हैं। तो जल की धारा धोया जाता है, हल्का गैंग जल के साथ बह जाता है, और भारी अयस्क शेष रह जाता है। जो भी हमारे अयस्क होते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं, और इसी विधि को क्या बोलते हैं बेटा जी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा हमारा एक विधि होता है फेन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रियल बता रही हूँ। ये सारी विधियां आती हैं बेटा, सारा याद कर लेना, ये सारी आती हैं आपकी 5-5 नंबर की, क्योंकि इसमें डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो विधि समझानी है उसको इसमें डायग्राम के द्वारा समझाना है कि भैया ये कौन सी विधि है, पूरा हमको डायग्राम ये सचित्र वर्णन करिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नांकित चित्र द्वारा समझाइए, ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे। तो क्या है, फेन झाग प्लावन विधि में क्या है बेटा जी, इस विधि का उपयोग मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करने में किया जाता है। इनके लिए इस विधि में अयस्क में क्या करते हैं, जल को मिलाकर उसमें क्रियोसेट तेल अथवा चीड़ का तेल और थोड़ा पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाकर वायु प्रविष्ट कराई जाती है, और सल्फाइड अयस्क तेल के साथ चिपक कर झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, जबकि गैंग नीचे बैठ जाता है। झाग को अलग कर हमारा क्या है, शुद्ध अयस्क प्राप्त किया जाता है। अच्छा गैंग छोड़ो, हाँ अब समझो इस डायग्राम को। क्या है भैया, हमने एक ले लिया, मान लो ऐसे बर्तन टाइप का लेके, उसमें क्या करते हैं बेटा जी, हम उसमें क्या करते हैं, वायु वाला ऐसे देखो निकाल के दिखा भी दिया कि वायु यहाँ से आ रहा है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें चीड़ का तेल डाल देते हैं। किसका, चीड़ का तेल डाल देते हैं, चीड़ का तेल डाल देते हैं, ठीक। और जल और तेल मिल गया। अब इसमें जब हम वायु प्रवाहित कराते हैं, वायु प्रवाहित होते हैं, तो झाग के साथ जो हमारा अयस्क है बेटा वो ऊपर आ जाता है, और जो गंदगियाँ होती हैं वो नीचे जम जाती हैं। तो ये वाली विधि हमारी कौन सी होती है, फेन प्लावन विधि। आपको पता है जो हमारा फेन होता है वो हमेशा ऊपर ही उठाता है, तो फेन से ये समझ लेना कि जो भी हमारी शुद्धियां हैं वो ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भैया चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण
पृथक्करण विधि से समझते हैं बेटा। हमारा इसमें क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग उन अयस्कों को अलग करने में किया जाता है जिनमें एक घटक हमारा चुंबकीय होता है और दूसरा नहीं होता है। इस विधि में मिश्रण एक बेल्ट में रखा जाता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखो ये हमारी एक बेल्ट है, ठीक है, ये हमारी क्या बेल्ट है बेटा, यहाँ बेल्ट है, यहाँ पे क्या किया जाता है, ये चुंबकीय रोलर है और ये पूरा बेल्ट है, यहाँ से अयस्क डाल दिया जाता है और उसके बाद होता क्या है, जो मिश्रण होता है, जो इसमें हमारे क्या होते हैं बेटा जी, जो हमारे चुंबकीय जो चुंबक में चिपक जाते हैं वो हमारा शुद्ध अयस्क हो जाता है और जो इधर इधर चुंबक नहीं मतलब चिपकते हैं वो हमारी सारी अशुद्धियां हो जाती हैं, वो इधर चले जाते हैं और जो चिपक जाते हैं वो हमारा चुंबक द्वारा आकर्षित होकर अलग हो जाता है जो हमारा तत्व, और जिसके गैर चुंबकीय पदार्थ अलग दिशा में गिरता है। यह विधि लौ अयस्क या मैग्नेटाइट शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती है। यहाँ से हमको ये चीज समझ जाना है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा खत्म ये वाला। अब समझते हैं धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, धातु को कैसे निकालते हैं, निष्कर्षण बताते हैं। तो एक होता है हमारा निस्तापन द्वारा, नए नए तरीके से होता है, लेकिन एक पहला हमारा क्या हो गया, निस्तापन द्वारा। तो निस्तापन में क्या होता है बेटा, इस क्रिया में सांद्रित अयस्क जो होते हैं उनके गलनांक के नीचे उस ताप तक उतना गर्म किया जाता है उनको, उसमें से नमी, हाइड्रेशन, जल व अवाष्पशील पदार्थ क्या करते हैं बेटा, निकल जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे प्राप्त कर लेते हैं। फिर बात करते हैं क्या, भर्जन या फिर जरण। भर्जन क्या है बेटा, तो सांद्रित जो अयस्क होते हैं बेटा जी हमारे, उनको अकेले या उन पदार्थों के साथ क्या करते हैं, वायु से मिलाकर उनको नियंत्रित मात्रा में उपस्थिति में बना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में उनको गर्म करते हैं और अयस्क को पिघलाया भी नहीं जाता है, और यह क्रिया प्रायः हमारी परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। अब बात करें प्रगलन की, तो प्रगलन क्या होता है बेटा, निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत प्राप्त अयस्क को कोक तथा उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने व पिघलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं बेटा। प्रगलन क्रिया को क्या करते हैं बेटा, हमारे कौन सी भट्टी में यूज करते हैं, वात्या भट्टी में करते हैं। अभी ये दोनों भट्टियां तीनों जो हैं सब पढ़ाऊंगी, थोड़ा सब्र करो बेटा, लास्ट तक वीडियो को देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आपके सारे बन जाएंगे। अगर आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ी तो बताना, सारे क्वेश्चन आप उठा लो, पीछे के क्वेश्चन बैंक पेपर शॉर्ट कुछ भी उठा लो, आपको सारे क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे, अलग कुछ देखना नहीं पड़ेगा, ठीक। बात क्या करते हैं भैया, इस प्रक्रिया में कोक प्रायः अपचायक का कार्य करता है और अयस्क को क्या करते हैं, गलित धातु के रूप में परिवर्तित कर देता है। नोट बेटा है क्या है, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर क्या कर देते हैं, अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल कहते हैं। ओम नमः शिवाय। भाई सभी लोग जल्दी जल्दी लगे रहो, क्लास बहुत जल्दी आप लोग का ये लगाव प्यार ही तो है जो मैं इतने लंबे लंबे वन शॉट कंप्लीट कर लेती हूँ। वन शॉट अगर आपका ये प्यार मुझे ना मिले ना बेटा, तो भैया हमारा वन शॉट नहीं बन पाएगा। मैं आप लोग से इतना ज्यादा कनेक्ट रहती हूँ, क्या बताऊँ। चलो अपचयन की बात करते हैं भैया। अपचयन क्या है, अपचयन क्या है, तो अयस्क से जो धातु प्राप्त करने हेतु उसका अपचयन कराया जाता है। अपचयन प्रायः निम्नलिखित किसी एक विधि द्वारा कराया जाता है, या तो कोक द्वारा, या एल्यूमिनियम द्वारा, या गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा, या अमलगम विधि द्वारा। तो भैया समझ लेते हैं धातु का शोधन क्या है बेटा। धातु का शोधन कैसे होता है, अयस्क में से जो धातु के निष्कर्षण से प्राप्त धातु अशुद्ध होती है, हमेशा पता है ना, अयस्क से जो धातु का निष्कर्षण होता है उसमें से जो धातु निकलती है वो अशुद्ध होती है। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां रहती हैं, ये सारी चीजें उसमें मिक्स होते हैं, उनकी अशुद्धियां होती हैं। किसी भी धातु के शोधन में की विधि उसकी प्रकृति तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों को प्रकृति पर निर्भर करती है बेटा। इनमें निम्नलिखित विधियां हैं, एक है हमारी वैद्युत अपघटनी विधि, दूसरा है आसवन विधि और तीसरी है हमारी खरपड़ विधि। तीनों ये हमारी तीन विधि हैं। अब बात करते हैं बेटा किसकी, वैद्युत अपघटनी विधि की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा वैद्युत अपघटनी विधि, समझो इस बात को। क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो बाबू समझो, अच्छे समझना है बाबू।
वीडियो नहीं देखा ना तो बहुत पिटाई करो, फिर बोलोगे मैम ये क्वेश्चन नहीं आया, मैम ये टॉपिक समझ में नहीं, ऐसा किसी ने बोला ना बहुत पिटोगे बेटा, बहुत पिटोगे। प्लीज ये सारे वन शॉट हैं, इसको देख लोगे आपके सबसे अच्छी हैं। मतलब ये होता है ना, डिटेल में भी मैंने बता दिया, इससे अंदर क्वेश्चन डीपली में नहीं फंसते, इससे डीपली नहीं पढ़ोगे, चिंता मत करो, ये बहुत है तुम लोगों के लिए, एकदम रामबाण का काम करेगा, रामबाण समझते हो ना। क्या बात कर रहे हैं वैद्युत अपघटनी विधि की, समझो। वैद्युत अपघटनी विधि एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि धातु के लवण का विलयन, धातु के लवण का विलयन है, उनका अपघटन किया जाता है। और इस विधि का प्रयोग मुख्यतः अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने में किया जाता है। लेकिन भैया धातुओं का परिष्करण भी इसी में किया जाता है, इसी विधि से। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब एक एनोड और एक कैथोड होता है। और भैया विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अशुद्ध धातु को एनोड पर इकट्ठा कर लेते हैं और शुद्ध धातु को बेटा कैथोड में जमा कर लिया जाता है। समझो इस बात को। इसमें मिलियन है हमारा, एक कौन सा है, कैथोड है, और एक क्या है बेटा, एनोड है। और इसमें बैटरी कुंजी सब सेल वेल लगा दिया गया है और क्या कर दिया गया, इसमें हमारा विद्युत धारा करा दिया गया है प्रवाहित। अब क्या होगा, जैसे ये शुरू होगा तो जितने इसमें अशुद्धियां हैं बेटा वो हमारे एनोड पे आ जाएगा और जो भी हमारे शुद्ध धातु हैं वो कैथोड में जमा हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाती है। उदाहरण में बात करें तो तांबा, कॉपर की शुद्धि वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा ही हमारे की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भट्टियां। भट्टियां भैया, भट्टियां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, भट्टियों से क्वेश्चन आते हैं बेटा बहुत। इसमें क्या होता है भैया, धातुओं का जो निष्कर्षण में विभिन्न प्रकार की भट्टियां भी प्रयोग की जाती, जैसे हमारी पहली है परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी के द्वारा क्या करते हैं, देखो ये भट्टी देखो कैसे है, इस समझो। परावर्तनी भट्टी एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसका प्रयोग धातु को गलाने व अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें ईंधन और धातु को सीधा संपर्क में नहीं होता है, बल्कि उष्मा छत से परिवर्तित होकर धातु तक पहुंचती है जिससे धातु पिघलती है। इसका प्रयोग विशेष रूप से तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मुख्य विशेषता। देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से ये हमारा चूल्हा है, जलाया जाता है और यहाँ व्यर्थ गैस यहाँ से निकल जाती हैं, जलाने पे यहाँ से वायु देते हैं, ये हमारा ईंधन होता है, यहाँ से चूल्हा जलाए और हुआ क्या, जब वायु दिए एयर में, इनको करते क्या, इसमें से हमारे व्यर्थ गैस निकलती जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, उष्मा परावर्तन के द्वारा धातु को गर्म करना अशुद्धियों को दूर करने में ये सहायक होती है, बड़ी मात्रा में धातु को गलाने में उपयुक्त की जाती है। ठीक है, अब समझते हैं बेटा वात्या भट्टी। ये डायग्राम भैया किसी को हल्के में ना रखना, हल्के में रखे तो बेटा पेपर आपको हल्के में रख देगा, हल्के में नहीं रखना है, आप समझ लो इस बात को। क्या है, आप समझो 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 समझो। वात्या भट्टी क्या है भैया, वात्या भट्टी एक क्या है, ऊंची बेलनाकार संरचना होती है जिसका उपयोग किसमें, मुख्यतः लोहे के अयस्क में, किसमें भैया, लोहे के अयस्क में या लोहे के निष्कर्षण निकालना करने में किया जाता है। इसमें नीचे से गर्म हवा को तेज दबाव से क्या करते हैं, प्रवाह किया जाता है, जिसमें अंदर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और इसके अंदर लोहे का अयस्क मतलब कि कोक ईंधन या चूना पत्थर परतों में डाला जाता है। ये हमारी वात्या भट्टी है बेटा। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आई थिंक मैंने जब पढ़ा था मेरे एग्जाम में ये वाला आया था, इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वात्या भट्टी आती है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के साथ पूरा प्रोसेस पूछा जाएगा आपसे। और ये किस लिए, मुख्य विशेषताएं इनकी क्या है बेटा, उच्च ताप पर ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनमें, और लोहे के अयस्क से पिघला हुआ जो लोहा प्राप्त हो जाता है हमको, और नीचे से वायु फूकने के कारण इसे वात्या भट्टी कहा जाता है। इसमें से बेटा जी देखो नीचे से वायु देते हैं, नीचे से वायु देते हैं बेटा जी, यहाँ से धूली, हमारी जो घुली धातु होती है वो निकलती हैं, धातुमल यहाँ से बकवास जो खराब है वो निकल जाते हैं। समझ रहे हो इस बात को, समझो। और बेशमर परिवर्तक क्या है हमारा, बेशमर परिवर्तक को समझते हैं, ये क्या है बेटा, बेशमर परिवर्तक क्या है समझते हैं। बेशमर परिवर्तक क्या है बेटा, एक विशेष प्रकार का पात्र होता है, बर्तन होता है जिसका उपयोग पिघले हुए कच्चे लोहे का इस्पात में बदलने के लिए किया जाता है, कच्चे लोहे को। इसमें पिघले हुए लोहे में नीचे
नीचे तीव्र गति से वायु प्रवाहित करा देते हैं और इसमें से उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं बेटा, जैसे कार्बन, सिलिकॉन आदि को जल जाती है, वो सारी सब क्या कर देते हैं, जला देते हैं, जल जाती है और गर्मी उत्पन्न होने लगती है। इस प्रक्रिया से लोहा अधिक शुद्ध और कठोर इस्पात में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये है हमारा, ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये सारे जो भट्टी है, डायग्राम है बेटा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये सारे बहुत आते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा, तेज वायु प्रवाह द्वारा अशुद्धियां इसमें हटा दी जाती है, बिना ईंधन के ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और इस्पात का निर्माण की पहली आधुनिक विधियों में से एक है। ये इस्पात में सबसे पहले अगर कोई विधि निकाली गई है तो ये बेसमर वाली है, बेसमर परिवर्तक है हमारा, ठीक है। फिर बात करते हैं मिश्र धातु बेटा। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु कौन कौन जानता है, बताओ। मिश्र धातु कौन कौन है, बताओ। समझ में आया कि नहीं? बस धनाधन 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 लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, पंचौरा चल रहा है, क्या कर रहे हो? ये नहीं कि रिकॉर्डिंग चल रही है, क्लास छोड़ के भाग गए हो। जिस दिन मिली ना बेटा, बहुत बहुत बुरी पिटाई होगी, बहुत बुरी पिटाई होगी कि मैम पढ़ा रही हैं, यहाँ तुम इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहा है, रील स्क्रॉल हो रही है, घर वालों को दिखाया जा रहा है हम पढ़ रहे हैं, फोन ऐसे है, ये जब कोई आए फिर वीडियो चालू, और नहीं तो ऐसे मैसेज। पिट जाओगे बेटा, पिट जाओगे। बोर्ड है और बोर्ड से अगर किसी ने खिलवाड़ किया बेटा, बोर्ड एग्जाम से किसी ने खिलवाड़ किया बेटा, बहुत पिटोगे। और ये जोश लेवल को बेटा, ये जोश लेवल को बिल्कुल हाई रखना है, क्योंकि भैया तुम हो हाई स्कूल में, तुम हो हाई स्कूल के मैट्रिक टीम हो, मैट्रिक के बच्चे हो। और मैट्रिक के बच्चों में बेटा जो आग लगती है, जो अंदर की आग है, जो हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है भैया, खा खा के जो हमारे अंदर के हार्मोन्स भैया, ये सबको बहुत हाई रखना है। इससे हमारा क्या होगा, ये सारे जिस तरह का तुम लोग का जोश होता है ना 6-7 के बच्चों में दिखता है, लेकिन आप हाई स्कूल के बच्चे हो, इनमें जोश बहुत होना चाहिए, ठीक। चलो भैया, टाइम ना वेस्ट करते हैं। क्या है, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में, क्या, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और कमरे के ताप पर ठंडा करने पर एक समान मिश्रण बना देती हैं। जब इनको ठंडा करते हैं तो कमरे का जो तापमान होता है, उसी कमरे के ताप पर ठंडा करने पे ये एक समान मिश्रण बना देती हैं और ऐसे मिश्रण को बेटा मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के समान गुण निम्नलिखित हैं, समझते हैं। मिश्र धातु की सक्रियता अवयवी धातु से हमारे कम होती है। मिश्र धातु का गलनांक अवयवी जो हमारे और धातु थे उनसे कम होता है। मिश्र धातु का विशिष्ट रंग अवयवी धातुओं से अलग होता है। मिश्र धातु की तन्यता अधिक एवं आघात वर्धिता धातुओं से कम होती है। तन्यता मतलब होती है, इनको चादर में बदल सकते हैं, मतलब तार में बदल सकते हैं, लेकिन आघात वर्धिता कम होता है। मिश्र धातु की चालकता अवयवी धातुओं से भिन्न होती है और मिश्र धातु अपेक्षाकृत कठोर होती है। ये सारे गुण हमारे मिश्र धातु में पाए जाते हैं, ठीक है। आओ कुछ देख लेते हैं मिश्र धातु के बारे में, कौन कौन हमारे मिश्र धातु हैं भैया। मिश्र धातु भी समझ लेते हैं। जो हमारे ये मिश्र धातु हैं, इस्पात, जैसे इस्पात में भैया कौन कौन सा मिला होता है धातु, आओ समझ लेते हैं बेटा। तो मिश्र धातु में बेटा लोहा 99% होता है और कार्बन 0.05%। इन दोनों के मिश्रण को कौन क्या बोलते हैं, इस्पात बोलते हैं। फिर बात करें क्या भैया, स्टेनलेस स्टील की बात करें, जो स्टील है हमारा लोहा, उसमें 74% मिलाया जाता है, क्रोमियम 18% मिलाया जाता है और भैया निकिल 8% मिला के इन सभी का मिश्रण होता है हमारा स्टेनलेस हमारे स्टील। बात करें पीतल की, तो पीतल में भैया कॉपर 80% और जिंक 20% का मिश्रण होता है। बात करें कांसा, कांसा भैया कांसा कॉपर टिन का मिश्रण होता है, ठीक है। अब भैया जर्मन सिल्वर क्या है, ड्यूरेलमिन क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एल्युमिनियम ब्रांच क्या है, सोल्डर क्या है, ये सारा पढ़ लो आप अपने से भी। सारा कुछ मैम पे निर्भर नहीं रहते हैं गंदे बच्चे, है ना। अब कह दो मैम बस मैम आप इतना हमको बता दिया करिए, ये चीज पढ़ना है, हम पढ़ लेंगे। अगर मैंने ये ले आया है लिख के, तो जाहिर सी बात है पढ़ना है। कुछ भी मैं जो ले आती हूँ यहाँ फालतू नहीं रहता, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैं लेके आती हूँ, ठीक है। तो ये अगर बाई चांस कभी कोई चीज़ बताना भूल जाऊँ और आपके पास मिल जाए ये चीज़, तो पढ़ लिया करो, ठीक है, पढ़ लिया करो। ओके भैया, और कुछ, ठीक है।
आई थिंक कि आपकी क्लास यहाँ पे ओवर हो गई है। हमने वन शॉट में, क्या बेटा, ओनली ओनली कितने मिनट हुए होंगे, आई थिंक 40 से 45 की मिनट में ये जितना भी मैंने पढ़ाया आपको एक क्लास सब खलास कर दिया, एकदम जादू टिक टिक ऐसे चुटकियों में बात करते करते पढ़ा दिया, है ना। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए और एकदम इजी तरीके से पढ़ने के लिए भाई हमारे चैनल में बने रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और बहुत ही इसी एनर्जी लेवल के साथ मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में बेटा। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।